हाँ जी, वेलकम टू द वीकली बाजार टॉक। एंड इस वीक के एडिशन में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, दैट इज आईपीएल टीम का वैल्यूएशन। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप बस शांति से बैठ के देखना, नोटबुक लेके बैठना, अपने नोट्स बनाते रहना, पेन पेपर लेके बैठना, ठीक है। ऐसी क्या आग लग गई कि 18 साल में वैल्यूएशंस 40 गुना 35 गुना हो गए। अभी रिसेंट की न्यूज है, लास्ट वीक की न्यूज है, आपने देखा होगा। राजस्थान रॉयल्स को 15,000 करोड़ में खरीद लिया, क्लोज टू 1.63 बिलियन डॉलर्स में, है ना। एंड आरसीबी को 1.78 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। राजस्थान रॉयल को जिन्होंने खरीदा वो प्राइवेट इक्विटी फंड चलाते हैं यूएस के अंदर, कैल सोमानी है, 15,280 करोड़ में। इंडिया के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया और बोल्ट वेंचर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया, बेनेट कॉलमैन ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, यू ऑलरेडी नो, एंड ब्लैकस्टोन। इन तीनों चारों ने मिलकर कंसोर्शियम के अंदर 1.78 बिलियन डॉलर में आरसीबी को खरीद लिया। अब अगर आप देखोगे ना तो 2008 से 2016 तक इनके जो वैल्यूएशंस हैं वो आरसीबी का वैल्यूएशन 37 गुना बढ़ा है एंड राजस्थान रॉयल्स का वैल्यूएशन 24 टाइम्स बढ़ा है। समझ रहे हो, इन लास्ट 28 years, 18 years, समझ रहे, 18 सालों में। इट इज फिनोमिनल। ये किसी भी दुनिया की किसी भी एसेट क्लास को बीट कर सकता है, ऐसा एसेट क्लास है। तो आरसीबी के जो अभी नए ओनर्स हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, बोल्ट वेंचर, ब्लैकस्टोन, परपेचुअल इक्विटी फंड स्ट्रेटेजी बीपीएक्सी हैज साइंड 100% of Royal Challengers Bangalore, encompassing both India's men Premier League and women Premier League franchise from United Spirit. The transaction values INR 166 billion, approximately 1 point, मतलब कुछ 16,600 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, ठीक है। और दोनों ही राइट्स खरीद लिए गए। कौन से राइट्स खरीद लिए गए? आईपीएल के और विमेन प्रीमियर लीग के। अब इसके कारण क्या हुआ पता है? आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको वैल्यूएशन अपग्रेड बोला जा सकता है, इसको री रेटिंग बोला जा सकता है। मेरी बात समझना, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो आपको समझ में आएगा। आरपीएसजी वेंचर्स करके कंपनी है, लिस्टेड बिजनेस है। उसने अभी रिसेंटली गुजरात को खरीदा, लखनऊ को खरीदा, वॉट एवर इट इज। नाउ लास्ट ईयर खरीदा, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे खरीदा, वो तो लिस्टेड कंपनी है, तो आगे का जो प्राइसिंग वैल्यूएशन देगा वो तो मार्केट देगा। अभी क्या हुआ, मार्केट ने कुछ वैल्यू देके रखी थी, दो बड़ी बड़ी डील हो गई सिमिलर एसेट की, उससे ज्यादा वैल्यू में। समझ रहे हो आप? तो सडनली क्या हुआ, आरपीएसजी का शेयर भी पूरा का पूरा ऊपर उछल गया। ये क्या सर पहले भी हुआ था? पहले भी हुआ है, हमेशा होता है। मैनकाइंड फार्मा का जब आईपीओ आया तो एक दूसरी कंपनी थी क्यूपिड करके, वो भी सेम बिजनेस में थी, है ना। वो रॉकेट हो गई, क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन री रेटिंग हो गई। मार्केट सेम चीज को कम वैल्यू पे आंक रहा था, सडनली दूसरी सेम चीज ज्यादा वैल्यू पे बिकने लग गई, तो ये भी, इसकी भी प्राइस बढ़ जाएगा ना, वो सेम चीज हुई। तो अगर आप देखोगे ना, सोचने वाली बात है कि ये जो आईपीएल टीम्स हैं इनके पास साला ऐसा क्या मोट है ना, कि इनकी वैल्यू इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है किसी भी क्रिकेट इंथुजियास्ट के, किसी भी फिनेंस गीक के, वो यही होगा कि सर परफॉर्मेंस इज द मोट। कोई कंपनी कितना बेटर परफॉर्म कर रही है वो मोट है ना। अगर परफॉर्मेंस मोट है ना तो वैल्यूएशन इतने आसपास नहीं होते। 15,000 करोड़ 16,000 को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वैल्यूएशन में। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हो, मेरी बात समझना, तो आप देखो आरसीबी ने सिर्फ एक बार विन करा है आज तक, अभी रिसेंट में, और राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ पहला सीजन जीता है, दैट्स इट। इसके अलावा कभी भी नहीं जीते। सबसे ज्यादा बार सीएसके, फिर मुंबई इंडियंस। तो परफॉर्मेंस है, वैल्यूएशन नहीं आ रही ना। परफॉर्मेंस तो दोनों की पैथेटिक है, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ा ना है, उसके बाद भी वैल्यूएशन है। तो सर फिर जब वैल्यूएशन है तो इसको क्या मैं डीसीएफ से वैल्यू कर सकता हूं?
क्योंकि परफॉर्मेंस अलग अलग है, फिर भी प्राइस तो सेम ही है मार्केट के अंदर। ये वो बात हो गई कि दो अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों के फिक्स्ड कैश फ्लोज जो हैं, है ना, वो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइस सेम है। हाउ इज इट पॉसिबल? अपन इसको समझते हैं। क्या इस पे डीसीएफ रन हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर क्या हो सकता है, क्यों डीसीएफ रन नहीं हो सकता? आप मेरे को कारण क्या है पता है? जो वैल्यूएशन है ना, आपको उसका ड्राइवर समझना पड़ेगा। अपन यहां पर डाबर कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं क्या, कि जितने ज्यादा माल बेच दिया, जितना ज्यादा च्यवनप्राश बिक गया, जितना ज्यादा शहद बिक गया, समझना, उतना ज्यादा मेरे पास कैश फ्लो आ गया, उतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं। यहां पर वैल्यूएशन कैश फ्लोस पे डिपेंड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझो, एनएफएल और एनबीए, ये दो बड़ी लीग्स हैं जो यूएस में होती है। नेशनल फुटबॉल लीग, जिसके अंदर वो लोग रग्बी खेलते हैं, एंड नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, एनबीए, माइकल जॉर्डन वाली। अब इन दोनों के वैल्यूएशन में पिछले साल के मुकाबले 25% की ग्रोथ हुई है। जो पुरानी वैल्यूएशन थी अगर $100 बिलियन की या $1 बिलियन की, ₹1 की, तो बढ़ के ₹1.25 हो गई। क्या इनके कैश फ्लोज 25% बढ़े एक्चुअल में? बिल्कुल भी नहीं, फालतू की बात है ना। एक स्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइजी के कैश फ्लोज कैसे बढ़ जाएंगे 25% रातों रात? तो इसका मतलब यह है कि जब मैं एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज की बात करता हूं, तो प्राइसिंग और वैल्यूएशन बराबर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? वैल्यू कहीं और से आ रही है, प्राइसिंग कहीं और से आ रहा है। आप कैश फ्लो से वैल्यू डिराइव नहीं कर सकते। कैश फ्लो से वैल्यू डिराइव होती है जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू। जब मैं डीसीएफ रन करना चाह रहा हूं, तो डीसीएफ 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, कैश फ्लो, ग्रोथ और रिस्क। अगर किसी कंपनी की कैश फ्लो ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसी कंपनी की ग्रोथ ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसी कंपनी में रिस्क कम है, किसी एसेट क्लास में रिस्क कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जब मैं प्राइसिंग की बात करता हूं, प्राइस की, है ना, कि इसकी कीमत क्या है मार्केट के अंदर, तो वो जनरली अपने ऐसा समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई के साथ होती है। कि हाँ सर, बचपन से 11वीं की इकोनॉमिक्स में तो पढ़ के आया हूं ना मैं, कि डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड अगर कम है और सप्लाई अगर ज्यादा है तो प्राइस घट जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन प्रोफेसर दामोदरन बोलते हैं कि मार्केट प्राइस के और भी अलग फैक्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि मूड एंड मोमेंटम। एक प्राइस बहुत हद तक इस चीज के ऊपर डिटरमाइन होता है कि मार्केट का मूड और मोमेंटम कैसा है, मार्केट में लिक्विडिटी कैसी है, ट्रेडिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। रियल एस्टेट अ डिफिकल्ट मार्केट टू ट्रैक, प्राइस आसानी से नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, ट्रेडिंग का ईज नहीं है। फिर आपके पास और कंटिन्यूअसली कितनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में आती जा रही है। इंक्रीमेंटल इंफॉर्मेशन क्या है, रूमर्स आ रहे हैं, गॉसिप्स आ रहे हैं, न्यूज स्टोरीज आ रही हैं, क्या आ रहा है, ठीक है। एंड एक ग्रुप का पूरा परसेप्शन कैसा बनता है, क्योंकि हर्ड मेंटालिटी है ना, उसके ऊपर डिटरमाइन करता है प्राइस। तो अगर अपन कुछ अलग अलग असेट क्लासेस को देखें, जैसे ट्रेडिशनल असेट क्लास है इक्विटीज और डेट, क्या इनको वैल्यू किया जा सकता है? किया जा सकता है। क्या प्राइस किया जा सकता है? किया जा सकता है। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, ये ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि क्रिकेट की बात है, फिनेंस तो है ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप पूरा अच्छे से समझो। एक इक्विटी और डेट को जब मैं वैल्यू करता हूं ना, तो उसका वैल्यूएशन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? कैश पे डिपेंड करेगा, कैश फ्लोस पे, ग्रोथ पे और रिस्क पे, ठीक है। कमोडिटीज का वैल्यूएशन किस चीज पे? क्या कमोडिटी को वैल्यू करा जा सकता है? क्या मैं गोल्ड को वैल्यू कर सकता हूं? नहीं, गोल्ड को सिर्फ प्राइस करा जा सकता है। तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? डिमांड, सप्लाई, हिस्टोरिक प्राइसिंग, मूड, मोमेंटम, ये वो। करेंसीज को क्या वैल्यू करा जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर को वैल्यू करूंगा? नहीं, प्राइस करा जा सकता है। किस पे डिपेंड करता है? दूसरी करेंसीज कैसा परफॉर्म कर रही है, रिलेटिव परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है किसी करेंसी की प्राइस क्या होगी। कलेक्टेबल, मोनालिसा की पेंटिंग, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, नहीं, उनको भी वैल्यू नहीं करा जा सकता, लोग बोली लगाते हैं बस। तो डिमांड से वैल्यू ड्राइव होती है कि वैल्यू कैसे बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी तो वैल्यू ड्राइव होगी, प्राइस ड्राइव होगा। और मूड के ऊपर डिपेंड है, मूड एंड मोमेंटम। अभी रिसेंट की बात है, किसी ने 180 करोड़ में राजा रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग खरीदी। दुनिया में मतलब इंडिया सबसे महंगा इंडियन आर्टवर्क बिका है अभी तक वो, पेंटिंग के मामले में, ठीक है। पिकासो की पेंटिंग्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल होती है। ये जो ट्रॉफी एसेट्स है, ट्रॉफी एसेट्स बोले तो आईपीएल टीम। हाँ सर, अब आप आए ना पॉइंट पे, क्या इनका वैल्यू करा जा सकता है? करा जा सकता है सर। अभी तो आप बोल रहे थे डीसीएफ रन नहीं करा जा सकता, नॉर्मल डीसीएफ रन नहीं कर सकता। मैं देखो उसका लॉजिक समझाऊंगा।
क्या इनको प्राइस करा जा सकता है? करा जा सकता है। सर अभी तो आपने बोला कि वैल्यूएशन करा नहीं जा सकता क्योंकि इनकी वैल्यू कैश फ्लो पे बेस्ड नहीं है। हां, इनकी वैल्यू सिर्फ कैश फ्लोस पे बेस्ड नहीं है। एक टीम कितना कमाती है, मेरी बात समझना, कितना कैश जनरेट करती है, उसकी वैल्यू सिर्फ उस पे बेस्ड नहीं है। कभी भी किसी स्पोर्ट्स की टीम को सिर्फ इसी कारण से नहीं खरीदा जाता कि वो कितना पैसा कमा रही है, उसमें एक इमोशनल डिविडेंड इन्वॉल्व होता है। और वो इमोशनल डिविडेंड जो है ना, वो प्राइस को बहुत सालों तक डेविएट करके रख सकता है वैल्यू से। वैल्यू इधर है, प्राइसिंग इधर है, प्रीमियम पे ट्रेड करा सकता है। सर व्हाट डू मीन बाय दैट इमोशनल डिविडेंड? तो फिर अगर ये इमोशनल डिविडेंड इन्वॉल्व है तो क्या ये वैल्यूएशन पूरी तरीके से यूजलेस है क्या? मेरी बात समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। आप है ना सटीक वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते, एक्यूरेट वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करो, जैसे कि रीसेंट ओनरशिप, पुराना पेडिग्री, टीम की क्या हिस्ट्री रही है, तो इन सबको जानते हुए कौन कौन से प्लेयर्स हैं, आप क्या बहुत क्लोज फिगर तक तो पहुंच ही सकते हो। वैल्यूएशन कभी यूजफुल मतलब ऐसे यूजलेस एक्सरसाइज नहीं होती। जो मैंने आपको बोला ना कि जैसे अगर मेरे को डाबर की वैल्यूएशन करनी होती तो डाबर का वैल्यूएशन उसके कैश फ्लोस पे डिपेंड करता। डाबर अगर कैश फ्लो ज्यादा कमा रहा है तो वैल्यूएशन ज्यादा, कम कमा रहा है तो कम। तो सर आईपीएल की फ्रेंचाइज वैल्यू, केकेआर, ये वो, मुंबई इंडियन, राजस्थान रॉयल, ये भी तो डिपेंड करती है ना डीसीएफ और फ्यूचर कैश फ्लोस पे। हां, बट ये डीसी, पता है आपको एक बात बताओ, देखो तीन चीजें इसमें ऐड करिए, ए, बी और सी, ये हर टीम के लिए है। तो मुंबई इंडियन की फ्रेंचाइज वैल्यू, राजस्थान रॉयल, आरसीबी, है ना, गुजरात टाइटन, सबकी, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसमें ए पार्ट है कि डीसीएफ क्या होगा, फ्यूचर कैश फ्लोस का सबका। बी है अलग 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 सबकी ब्रांड वैल्यू। सी है अलग अलग। तो सर आपने अलग अलग वर्ड ब्रांड वैल्यू में यूज करा, स्ट्रैटेजिक प्रीमियम में यूज करा, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लोज में यूज नहीं करा। तो इसका मतलब यह है कि क्या सारी टीम्स को फ्यूचर में मिलने वाले जो कैश फ्लोज हैं, क्या वो मोटा माटा सिमिलर मिलते हैं? क्या मोटा माटा सिमिलर मिलते हैं, है ना? बताऊंगा कैसे आपको, अभी मैं आगे समझाता हूं कैसे। एंड इस कारण से है ना, सिर्फ मतलब ये है, अगर मैं बोलूं कि मुंबई इंडियन है, आरसीबी है और रॉयल, राजस्थान रॉयल्स है, गुजरात टाइटंस है, वॉट एवर इट है, जो भी नाम है उसका, ठीक है, इन सब का जो कैश फ्लो मिलेगा, फ्यूचर कैश फ्लो, वो सबका सिमिलर है, सबका सेम है जो फ्यूचर कैश फ्लोज है। हां, इनकी ब्रांड वैल्यू में फर्क है, इनकी ब्रांड वैल्यू यहां डिफर कर जाती है, और इनका जो प्रीमियम है ना, स्ट्रैटेजिक प्रीमियम, वो डिफर कर जाता है, वो अलग अलग हो जाता है। सर व्हाट डू मीन बाय ब्रांड? तो ये फ्यूचर कैश फ्लो सबके सेम क्यों होते हैं? सबके सेम इसलिए होते हैं क्योंकि आपको बीसीसीआई फीस देता है, वो सबको बराबर में बांट देता है। मीडिया राइट से जो पैसा आता है वो सबको बराबर में बांट देता है। टिकट का पैसा है, 3 लोग रखेंगे, बीसीसीआई रखेगा, और वो जो स्टेडियम मेंटेन करेगा, और बाकी का जो 2 टीमें खेल रही हैं उनके बीच में बांट दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसा मिलता है ना बीसीसीआई से, वो सबको बराबर ही मिलता है। तो जब सबको कोई चीज बराबर मिल रही है तो वैल्यू तो फिर सबकी बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर भी वैल्यू अलग है, वो परसेप्शन के कारण आती है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू अलग है, आरसीबी की ब्रांड वैल्यू अलग है, राजस्थान रॉयल के अलग है, गुजरात टाइटंस के अलग है। स्ट्रैटेजिक प्रीमियम का क्या लफड़ा है? चेन्नई सुपर किंग क्यों जाना जाता है? चेन्नई सुपर किंग की आज अगर ब्रांड वैल्यू बड़ी होगी तो किस कारण से बड़ी होगी? क्या ऐसा उन्होंने स्ट्रैटेजिक काम, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को, थाला को ऐसा करके रखा हुआ है, आरसीबी ने विराट कोहली को ऐसा करके रखा हुआ है ना? मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को बिल्कुल ऐसा करके, स्ट्रैटेजिक प्रीमियम उनके लिए, बड़े खिलाड़ी है उनके, ठीक है, जो वैल्यू ड्राइव कर जाते हैं अकेले। तो वैल्यू डीसीएफ निकल तो जाएगा, बट चैलेंज है, तेरे को डीसीएफ की वैल्यू के अलावा ब्रांड की वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी, साथ में तेरे को स्ट्रैटेजिक प्रीमियम को भी वैल्यू करना पड़ेगा, इंडिविजुअल की भी वैल्यूएशन, उसका कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये जो वैल्यूएशन आ रही है ना, ये सब टीम्स की, ये वैल्यूएशन डिराइव कहां से हो रही है ना? 4-5 अलग अलग जोन्स हैं जहां से कोई भी आईपीएल टीम की वैल्यूएशन निकल के आती है।
सबसे पहले उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है और उसके मार्की प्लेयर्स क्या है। मार्की प्लेयर्स मतलब टॉप प्लेयर्स कौन से। मार्की प्लेयर मतलब कौन कौन हो गए, थाला हो गया, है ना, विराट कोहली हो गया, है ना, विराट कोहली के बाद हार्दिक पांड्या हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ये सब लोग मार्की प्लेयर्स हैं, है ना। और किस कंपनी ने कितनी बार मैच जीता है, किस फ्रेंचाइज ने कितनी बार मैच जीता है, उसमें देखोगे सीएसके टॉप मार गया, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ना तो इमोशन से स्टोरी निकल के आती है, सिर्फ सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं। आरसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 3 बार वो आईपीएल के फाइनल में आके हार गए, कई बार फेल हो गए, मल्टीपल टाइम्स फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए, है ना, सुपर 8 सुपर 16 से बाहर हो गए। उनके लॉसेस ज्यादा हैं उनकी टोटल विन से, रिपीटेड फेलियर है। आरआर लोग बोलने लग गए थे, मीम बन गया था कि आरआर तो कभी जीतेगा ही नहीं, विजय मालिया पनौती है, ये पनौती है, अनुष्का पनौती है, समझ रहे हो। विजय मालिया आरसीबी को क्या चलाएगा, उसको क्रिकेट की कुछ पड़ी नहीं है, वो तो सिर्फ अल्कोहल की केयर करता है, ये सब चीजें उठी थी, ठीक है। आप अगर ब्रांड वैल्यू को देखते हो 1 मिनट के लिए, क्योंकि डीसीएफ तो सबका सेम है, अब जब अगर मैं ब्रांड वैल्यू को देखता हूं 1 मिनट के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू होती है वो 2 तरीकों से निकाली जा सकती है ना। ब्रांड का इस्तेमाल 2 तरीकों से होता है, या तो आप ब्रांड को रेंट पे दे देते हो, मतलब जैसे डोमिनोज ने अपना ब्रांड जुबिलेंट फूडवर्क को रेंट पे दे रखा है, तो तू जो पिज्जा खरीदता है उसमें से हर पिज्जा में से कुछ परसेंटेज अमेरिका जाता है डोमिनोज के पास। क्यों? क्योंकि अमेरिका, डोमिनोज का नाम यूज हो रहा है इंडिया में, तो यहां पर ब्रांड को रेंट पे दे दिया। जब डोमिनोज ने ब्रांड को रेंट पे दिया है और तुझे ग्लोबल ग्लोबल डोमिनोज का ब्रांड वैल्यू निकालनी है, तब तू क्या करेगा, रेवेन्यू में रॉयल्टी को ऐड करेगा, है ना, और फिर उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकालेगा। लेकिन जब ब्रांड का सेल्फ कंजम्पशन होता है ना, तो हम ये देखते हैं कि एक नॉन ब्रांडेड चीज के मुकाबले मेरी प्रोडक्ट जो ब्रांडेड है वो कितना ज्यादा पैसा कमाती है। मेरी बात समझना, वहां पर फिर ब्रांड और अनब्रांडेड का कंपैरिजन हो जाता है। तो यहां पर जो ब्रांड वैल्यू आएगी आईपीएल के अंदर, वो कैसे आएगी, मार्की प्लेयर्स की ब्रांड से आएगी। जस्ट इमेजिन करो अगर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली दोनों एक ही टीम में खेल ले तो मजा नहीं आ जाए, है ना। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इन लोगों की जो ब्रांड्स हैं वो ऐसी फटी पड़ी हैं, बिल्कुल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। टोटल जो आईपीएल का बिजनेस है वो 18 बिलियन डॉलर का है, हर साल इतना पैसा बनाते हैं। इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ है, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम कैसे, ठीक है, इतनी कम, समझना मेरी बात। अगर 18 बिलियन डॉलर का वैल्यू है तो ब्रांड, अच्छा आईपीएल की सिर्फ ब्रांड वैल्यू, तो कैश से ओनली अगर ब्रांड की वैल्यू करो तो 4 बिलियन डॉलर की ब्रांड है ना। और ये तो कैश प्लस ब्रांड वैल्यू प्लस स्ट्रैटेजिक प्रीमियम तीनों की मिला के वैल्यू 18 बिलियन डॉलर है। दूसरा बड़ा फैक्टर पता है क्या है आईपीएल टीम्स के साथ, कि उनके वैल्यूएशन क्यों टने हुए रहते हैं, क्योंकि रेवेन्यू में बहुत स्टेबिलिटी है। आईपीएल ने मीडिया राइट से 2008 से 2017 के बीच में 8,200 करोड़ रुपए कमाए थे 10 सालों में, फिर अगले 5 साल में 16,000 करोड़ रुपए कमा लिए, डबल। और उसके बाद के जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट गया है वो 48,390 करोड़ में गया है। आप किसी भी आईपीएल टीम का अगर रेवेन्यू ब्रेकअप 1 मिनट के लिए समझते हो तो आपको ये पता चलेगा कि उसका, अगर एक आईपीएल टीम 100 रुपया कमाती है तो 100 में से 75% जो रेवेन्यू आता है, जो रुपया आता है, वो बीसीसीआई इनको देती है। बीसीसीआई के पास कैसा आता है, जो भी मीडिया राइट्स हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप बोले तो वीवो आईपीएल, डीएलएफ आईपीएल, मीडिया राइट बोले तो जो साइड में बोर्ड लगेंगे, है ना, कौन क्या स्पॉन्सर करेगा, मैन ऑफ द मैच कौन स्पॉन्सर, इन सब से जो पैसा आता है वो 50% बीसीसीआई अपने पास रखती है ना। 45% जो होता है वो बाकी सारी की सारी आईपीएल टीम्स के अंदर डिवाइड होता है, और जो बचा हुआ 5% है वो टॉप टीम्स के अंदर डिवाइड होता है। तो एक आईपीएल 100 में से 70 रुपए तो बीसीसीआई देता है उसको, फिर बाकी टीम स्पॉन्सरशिप, जर्सी के ऊपर किसका नाम जाएगा, साइड में किसका नाम जाएगा, पीछे कौन सी ब्रांड लगेगी, फिर टिकट सेल्स, दूसरी इनकम, मर्चेंडाइज बना दी, बॉल बेच दिया, बैट बेच दिया, ये सब है। अब क्या है ना, अगर आप देखोगे
तो आईपीएल फ्रेंचाइज सिर्फ ये टिकट स्पॉन्सरशिप के ऊपर तो कोई डिपेंड करती नहीं है। बीसीसीआई मीडिया राइट बेचता है, जो भी इनकम आती है उसका 50%, 45% 10 टीम में बांट देता है। इस माध्यम से हर एक आईपीएल टीम के पास जब भी आईपीएल स्टार्ट होता है ना, तो पहला मैच खेलने के पहले ही 500 करोड़ रुपए का क्रेडिट आ चुका होता है, क्योंकि बीसीसीआई के पास तो पैसा पहले ही आ जाता है मीडिया राइट्स का। तो बीसीसीआई पहला मैच आईपीएल की ओपनिंग होने के पहले ही हर टीम को 500 करोड़ रुपए दे देते हैं कि ये लो जी 5,000 करोड़ रुपए टोटल आपके। आप समझो ऐसा चोखा धंधा है भाई, इतना शानदार बिजनेस है, ठीक है, कि आपके पास रेवेन्यू की इतनी हाई स्टेबिलिटी है। बट पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, मीडिया राइट्स की अगर बात करें थोड़ा सा मामला रिस्की भी हो रहा है। कारण क्या है उसका रिस्क का, पता है, जियो का मर्जर हॉटस्टार के साथ। इसके पहले क्या था, मीडिया राइट के लिए दो कंपनीज थी जो बिड करती थी। एक डिज्नी बिड करता था हॉटस्टार के थ्रू, और एक वाईकॉम 18 बिड करता था जियो के थ्रू, वाईकॉम 18 ग्रुप के थ्रू। तो दो कंपनीज बिड करती थी, तो हेल्दी इन्वायरमेंट था, पूरा मार्केट दोनों लोगों में बटा हुआ था। अब वाईकॉम ने डिज्नी को खरीद ही लिया कि 12 की ढेर तू तो मेरे साथ ही आ जाओ, तो अब पूरी लाली कर दी हमने, लाल लाल है भारत का लाल है। अब इसके बाद क्या हुआ, बिडर कौन है, मैं ही हूं। तो पिछले साल से कितनी ऊंची बिड लगाओगे, नहीं लगाऊंगा ऊंची बिड, उतनी लगाऊंगा, कम लगा दूंगा, और क्या कर लेगा तू बता, मेरे अलावा और कोई बिड लगाने वाला है ही नहीं। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आईपीएल की भी अगर आप रीच देखोगे तो टीवी की रीच कुछ 550 मिलियन है, ओटीटी डिजिटल की रीच कुछ 600 मिलियन है, तो रीच भी ऑलरेडी 1100 1200 120 करोड़ लोगों की रीच जा रही है ऑलरेडी, है ना। तो एक स्टैग्नेंसी आ रही है मीडिया राइट्स के अंदर, समय बदल रहा है। पहले क्या होता था, पहले है ना कंपटीशन था तो प्राइसिंग मिल जाती थी। अब जब से डिज्नी वाईकॉम का मर्जर हुआ है, जियो हॉटस्टार आया है, तो जो एड्स की ग्रोथ है वो कम हो गई है ना। तो लॉसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़े से लॉसेस मतलब कमजोर हो रहा है मामला। फ्यूचर के मीडिया राइट्स स्टैग्नेंट हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो जो उनका सेंट्रल रेवेन्यू ग्रोथ सिस्टम है वो बहुत अनसर्टन है। टीम को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि वो मोनेटाइज करे बीसीसीआई के पेमेंट्स के अलावा भी। तो हर आईपीएल फ्रेंचाइज को इस टाइम पर खुद को क्रिकेट टीम से ज्यादा एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट जैसा देखना शुरू करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, जो सप्लायर्स है ना उनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सप्लायर बोले तो कौन, जो लोग आपके गेम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में जो मीडिया राइट की प्राइसिंग है वो एक प्लेट्यू जैसी हो जाए। प्लेट्यू जैसा हो जाए मतलब फ्लैट हो जाए, है ना। कॉस्ट का डिसिप्लिन ये बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है। कॉस्ट का डिसिप्लिन मतलब आपको पता होगा बीसीसीआई जय शाह है ना, कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन, ठीक है। तो जय शाह जी हैं, उन्होंने एक लेटर लिख दिया, लेटर में बोल दिया जी कुछ भी हो जाए ऑक्शन के दौरान 120 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करोगे आप, है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। तो एक कैप लग जाती है, प्लेयर वाइज कैप भी लगती है, टोटल स्पेंडिंग की कैप भी लगती है। तो इसके कारण क्या होता है पता है, मेरे को अनाप शनाप पैसा खर्च नहीं कर सकता ना मैं अंधाधुंध, तो मेरे मार्जिन एटलीस्ट मेंटेन रहते हैं। डेफिनेटली देखो मार्जिन कोलैप्स तो हुआ है, 27%, 34% से गिर के 27% हुआ है FY24 से 25 में। मार्जिन कम हुए, क्यों कम हुए, क्योंकि मीडिया राइट्स अब धीरे धीरे स्लो हो गए, बाकी के ग्रोथ उतनी नहीं हुई, एक्सपेंसेस तो बढ़े, तो इसलिए मार्जिन कोलैप्स हो गए। बट फिर भी मैं एक 27-30% के नेट मार्जिन का काम कर रहा हूं, आफ्टर टैक्स मार्जिन का, ठीक है। इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस, मेरे पास कुशन है अभी भी, ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे पे कैप लगाई जाती है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ हेल्दी थिंग फॉर माई वैल्यूएशन। चौथी चीज, शेयर इन अटेंशन इकोनॉमी। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर है ना आपको कोई एल्गोरिदम रन नहीं करना पड़ता अटेंशन को सीख करने के लिए। मैच चल रहा है, सब बैठ के देखेंगे, वैसी चीज है ना। तो कोई एफर्ट नहीं लगते हैं आपको लोगों के अटेंशन को अपने आप में लेके आने पहले। और आईपीएल की आप स्केल को अगर देखोगे तो ये भी कोई जोक नहीं है। आप अगर देखो तो आईपीएल 2023 से 2017 से 22 तक हर साल ऑन एन एवरेज $500 मिलियन कमाता था मीडिया राइट्स के थ्रू, और वही चीज अब बढ़ के 1.3 बिलियन डॉलर हो गई है। 2.5 गुने का जंप हुआ है ना 5 साल के अंदर, हर साल की कमाई के अंदर, प्लीज। और आईपीएल ये भी देखो ना आप, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन एंगेजमेंट देता है, 1.5-2 महीने तक $1 बिलियन तक का रीच जाता है, $840 बिलियन का वॉच टाइम होता है। ये सब नंबर्स अगर आप थोड़ा सा भी कंटेंट समझते हो, थोड़ा सा भी अटेंशन इकोनॉमी समझते हो, ऑल दीज नंबर्स आर ह्यूज। अगर फाइनल मैच अकेले आप देखोगे ना तो 31.7 बिलियन
का वॉच टाइम मिनट्स था, 170 मिलियन व्यूवर्स थे भाई, बहुत होते हैं ये 170 मिलियन व्यूवर्स, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान ने मैच देख लिया क्या, मेरी बात समझना। तो यहां पर क्या है, कंपनी के पास ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का ब्रांड मोड बहुत वाइड है। मोड क्यों है इस कंपनी के अंदर, किसी भी आईपीएल के पास क्या मोड है बताओ आप, किस चीज का मोट है? मोट यह है कि हम 10 ही हैं, 11वां नहीं आएगा। हर कोई चलता फिरता आदमी आईपीएल की लीग कंडक्ट नहीं करा सकता, टिकट्स नहीं बेच सकता मेरे अलावा। एक्सक्लूसिविटी इज द मोट, है ना, यही मोट है। बैरियर ऑफ एंट्री इज द मोट, कि 11th प्लेयर आएगा तो हम सब ऑब्जेक्शन करेंगे ऐसे कैसे, और वो जो आएगा तो बाई इन करेगा तो हमको पैसा देगा। फिर क्या है पता है, पांचवा क्या है कि इनकी जो मोट है ना, इसकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? आप फाइनल आईपीएल का जो 2025 का फाइनल हुआ था ना, आप उसकी सिर्फ व्यूअरशिप देखिए। जब स्टार्ट हुआ तब 47 मिलियन के व्यूज थे, 11th ओवर आते आते 110 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए। जब तक कोहली बल्लेबाजी से बाहर हुआ तब तक 265 मिलियन थे, और आरसीबी ने ट्रॉफी उठाई उसके जस्ट पहले 678 मिलियन व्यूज हो गए। ये बढ़ते ही जाएंगे समय के साथ साथ, ये कम नहीं होना है, ठीक है। हर्षा भोगले हैं, उन्होंने लिखा है कुछ आईपीएल के बारे में, समझो। आईपीएल हैज बिकम अ ह्यूज मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडियंस. It mirrors the evolution of country itself. India has an increasingly confidence on its affluence and global standing. When I speak overseas, people are often surprised when I tell them the second richest league in cricket is not in Australia or England, but WPL. Right here in India. अरे richest तो है ही, second richest भी इंडिया में ही है. This is how deep the cricket runs in our culture. Initially, there was a lot of antagonism from traditional cricket powers like England and Australia after they saw themselves as a center of cricketing world. But over the time, they have adjusted their schedules and mindset, recognizing IPL's pull. Today, league is aspirational not just because of quality of cricket, but also for the wealth it offers to the players. Money that many could scarcely imagine earning from sports. Beyond the financials, IPL created the whole ecosystem. Feeder league has sprung up, producing players who are far better prepared than when they entered IPL than they were a decade ago. In so many ways, IPL is not just a symbol of Indian cricket, it is a symbol of how India as a society and economy has changed. Right? आप देख रहे हो कितना क्लोजली लिंक, ये स्टोरी है, बोल बच्चन देना पड़ता है आपको जब वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हो तो आप, ठीक है। और इसी के कारण आप देखोगे तो जो मोट दिखती है ना, ये इनके इंटेंजिबल्स में दिखती है। आप इनकी टोटल नॉन करंट एसेट का इंटेंजिबल देखिए, टोटल नॉन करंट एसेट का ऑलमोस्ट 99% इंटेंजिबल्स जाता है, ठीक है। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दो, ऑनेस्टली बताना, अगर आपको ऐसी कोई ट्रॉफी एसेट खरीदने का मौका मिले, कोई कबड्डी की लीग, कोई ये लीग, कोई क्रिकेट लीग, तो क्या आप खरीदोगे? या आपके पास ऐसी कोई एसेट होगी तो क्या आप बेचोगे? बिल्कुल बेचेंगे? नहीं बेचेंगे बिल्कुल। अगर सर प्राइस सही होगा तो दुनिया में सब कुछ खरीदा और बेचा जा सकता है। बट पता है मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि यार कोई पेपर पे सिर्फ लाइसेंस है वो कि टीम आपके 11 बंदे खिला लो, कोई भी 11 खिला लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए क्यों पे करता है? आपको पता है, फिर वही बात है, इमोशनल डिविडेंड। इट इज नॉट ओनली अबाउट आरसीबी, इट इज अबाउट कि विराट कोहली मेरा बंदा है, मेरे लिए नौकरी कर रहा है, मेरे लिए खेलता है। तो आई वॉन्ट विराट कोहली, आई वॉन्ट थाला, मेरी बात, वो प्रेस्टीज का पॉइंट बन जाता है इन लोगों के लिए जब ये लोग प्राइसिंग करें। डेफिनेटली एक सैनिक व्यू रहता है। तो क्या आप अपने एसेट को बेचोगे? बिल्कुल बेचूंगा। आप प्राइस अच्छा दीजिए, बिल्कुल बिकेगा। तो जो यूएसएल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, आरसीबी का पुराना ओनर, उनके साथ यही प्रॉब्लम थी। क्रिकेट और अल्कोहल दो बिजनेस थे जो साथ में मर्ज नहीं हो पा रहे थे। तो डियाजो जो पेरेंट कंपनी है, उसने मैनेजमेंट को समझाया कि पूरा ध्यान दारू बेचने में लगाओ, ये क्या तुम आईपीएल चलाते रहते हो, जीतते तो हो नहीं। तुमने एक बार जीत लिया, बोले अच्छा जीत गए क्या? तो बोले वैल्यूएशन बढ़ गया होगा, फिर तो तुरंत बेचो। तो उन्होंने क्या बोला पता है, कि ये पूरा पैसा जो आएगा आईपीएल से, आईपीएल की टीम बेच के आरसीबी का, ये पूरा हम हमारे अल्कोहल जो हमारा कोर बिजनेस है उसके अंदर लगाएंगे।
ठीक है, आप ये पढ़िए, द ट्रांजेक्शन मार्क एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर यूएसएल as we sharpen focus on our core beverage alcohol business to unlock its true potential with sustained growth and to continue delivering the long-term value creation for our shareholders. RCB has grown into the most prominent and commercially successful franchise in IPL and WPL, guided by its plain bold philosophy, blah 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 blah. I thank everyone who contributed in RCB's journey for the continued support, BCCI fans, players and employees. छाप दिया उसने, बेच दी कंपनी, ये तो समझ में आया। बट वो जो कैल सोमानी ने राजस्थान रॉयल को 15,500 करोड़ में खरीदा, या फिर ये जो ब्लैकस्टोन ने इनके साथ पार्टनरशिप करी कि ब्लैकस्टोन का एक फंड है, ब्लैकस्टोन तो हेज फंड है, तो उसका एक फंड है टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी फंड, वो ये सब चीजें खरीदता रहता है ना। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईपीएल टीम उन्होंने पहली बार खरीदी है, मेरी बात, इसके पहले भी बहुत सारी टीमें खरीदी है। क्या रीजन है, कोई क्यों खरीद रहा है ना, आप खुद सोचो। ये जो खरीदा, आरसीबी को खरीदा, उन्होंने तो कैल सोमान ने तो अकेले खरीद लिया, बट आरसीबी को खरीदने के लिए इतने सारे लोग लग गए। लार्ज डील साइज है ना, पहले जब होता था शाहरुख खान ने अकेले चेक साइन कर दिया था केकेआर का, शाहरुख खान जूही चावला ने मिलकर, प्रीति जिंटा नेसवाडिया ने अकेले चेक साइन कर दिया था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डील का साइज इतना बड़ा हो गया, एक टीम 1.5 बिलियन 2 बिलियन की जा रही है, तो 2-4-5 इन्वेस्टर मिलकर खरीदते हैं। वो जो मैंने आपको ब्लैक रॉक का अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि आईपीएल इकलौती टीम है उनके पास बास्केटबॉल की लीग्स हैं, हॉकी की है, सॉकर की है, बेसबॉल की है ना, अलग अलग उन्होंने टीम्स पहले खरीद रखी है। डेविड ब्लिस्टर है जो फंड मैनेजर है, चेयरमैन है उस पर्टिकुलर फंड के, ब्लैक रॉक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये क्यों खरीदते हैं? कोई अगर आज T0 पे बाय कर रहा है कोई भी चीज, तो ये क्यों बाय कर रहा है? ये इसीलिए बाय कर रहा है ताकि ये उसको सेल कर सके ज्यादा कीमत पे। और क्या लॉजिक है इसके अलावा, खुद सोच के बताओ आप, कोई दूसरा लॉजिक ही नहीं है। बाय इसलिए हो रहा है ताकि फ्यूचर में सेल करे बेटर प्राइस के ऊपर। अभी इंटेंजिबल को ग्रो करें, उसके लिए यही करना है बस, आपको इंटेंजिबल एसेट्स को ग्रो करना है। चैंपियनशिप जीतो, वैल्यू बढ़ेगी, स्टार प्लेयर को लेके आओ, वैल्यू बढ़ेगी, कम्युनिटी बनाओ, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाओ, आरसीबी फैमिली, वैल्यू बढ़ेगी, लेगेसी बनाओ, ब्रदरहुड बनाओ, ट्रेडिशंस को स्टेब्लिश करो, उससे वैल्यू बढ़ेगी। करते ही ये लोग सब। फिर क्या होता है पता है, ये फ्रेंचाइज अभी तो जैसे धड़ाधड़ 2 बिक गई, बट आपको पता है ये हर डील में बीसीसीआई 5.5-6% रखता है। तो इतनी बड़ी कॉस्टिंग बीसीसीआई को देनी पड़ती है, खरीदने वाले को भी, बेचने वाले 10% तो बीसीसीआई खा गया। इसको बीसीसीआई ट्रांसफर फीस बोलता है। ये इसलिए रखा गया है ताकि फ्रेंचाइज को महीने के महीने नहीं बेच दें, क्या शाहरुख के पास है, कल सलमान के पास है, फिर ऋतिक के पास है, ऐसा नहीं होता है ना। जितनी बार बेचोगे आपको उतनी बार बीसीसीआई को ट्रांसफर फीस देनी पड़ेगी, एंड इट कम्स इन लैक्स। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर जिन्होंने खरीदा है क्या ये एग्जिट कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी अगर आप ये देखोगे तो पर्थ वाइल्ड कैट, सिएटल रीन, गुजरात टाइटन अभी लास्ट ईयर बिकी थी, $575 मिलियन की डील वैल्यू थी उसकी, है ना। तो एग्जिट्स तो होते ही हैं, मतलब बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम है ग्लोबली, हरबिंगर स्पोर्ट्स, यशा ग्लोबल, सेंटर कैपिटल, हेलो एक्सपीरियंस, रेडबर्ट कैपिटल, ये सब लोगों ने टीम्स खरीदी है, टीम्स बेची, रियल मैड्रिड खरीदा है, किसी ने कुछ खरीदा है, किसी ने कुछ खरीदा है। धीरे धीरे लिक्विडिटी आ रही है, इसलिए तो इसको अल्टरनेटिव एसेट बोलते हैं। अगर ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है आईपीएल की टीम के शेयर्स, या आईपीएल की टीम डायरेक्टली, अगर वैसे तो हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट फिक्स्ड रेवेन्यू है, सीजनल बिजनेस है, 2-3 महीने ही चलता है, बाकी 10 महीने ठंडा है, समझ लो। तो इस तरीके से अगर कुछ हो जाता है, समझना मेरी बात, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी और इंप्रूव हो जाएगी। बट ये अल्टरनेटिव एसेट क्लास है, इसको बोला ही अल्टरनेटिव एसेट क्लास जाता है। तो अगर कभी अब इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो आरसीबी का वैल्यूएशन है वो इतना हाई क्यों है, तो क्या आप ज्ञान पेल दोगे पूरा कि आरसीबी का वैल्यूएशन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है कैश फ्लो, कि फ्यूचर कैश फ्लो कितना आएगा। दूसरा होता है कि किसी भी बिजनेस में मेरी ब्रांड वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज की। तीसरा स्ट्रैटेजिक प्रीमियम क्या है। सर जो एक फ्यूचर कैश फ्लोज है लगभग 10 टीमों के लिए सेम है, क्योंकि बीसीसीआई पैसा इकट्ठा करता है, आधा अपने पास रखता है, आधा बाकियों में बांट देता है। तो ये तो सबके सेम है। जो वैल्यूएशन में डिफरेंस आता है टीम टू टीम की, गुजरात टाइटन $550 मिलियन में बिकी, वहीं पर आरसीबी $1 बिलियन ऊपर बिक रही है, $1.5 बिलियन में बिक रही है। ये जो डिफरेंस आएगा ये ब्रांड वैल्यू और स्ट्रैटेजिक प्रीमियम से आएगा। क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है? अगर अच्छे से समझ में आई है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, हमारी टीम को इंकरेज कीजिए। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीकली बाजार टॉक में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।